जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बिंदु देशांतर और अक्षांश के बारे में समझेंगे। इससे पहले की क्लास में देशांतर और अक्षांश क्या होता है हम लोगों ने इस तथ्य को मैप के माध्यम से समझ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे देखिएगा, तब ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशंस को समझ रखा है। आज की क्लास में महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। यहाँ पर दिया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, आपने देखा था कि पृथ्वी ऐसे गोल हुआ करती थी, यहाँ पे एक ऑड सा डायग्राम बनाते, जैसे मान लीजिए ऐसे पृथ्वी गोल रहती थी, है ना। अब इसमें ये नॉर्थ पोल होता था और ये साउथ पोल हुआ करता था। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती थी इसी को देशांतर कहते थे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और ऐसे दो भागों में बांटने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते थे। ये हम लोगों ने देखा था। कर्क रेखा, फिर आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, विषुवत रेखा, ये सब हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। तो उम्मीद है कि आप इसे वहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है कि किसे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देशांतर कहते हैं। इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, मतलब अंग्रेजी नाम दिया। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है और बृहद वृत्त कहलाती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। देखिए, एक देशांतर रेखा ऐसी होगी जिसे संदर्भ माना जाएगा और उसके सापेक्ष अंश सबको कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति बताने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूर्व या पश्चिम के इन स्थानों से कितनी दूरी है। इन रेखाओं को देशांतरी यामुत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। मतलब कुल मिलाजुला के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी चीज की यथार्थ स्थिति का निर्धारण करने के लिए आपको यामुत्तर रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामुत्तर आपस में मिलती है। देखो, इस स्लाइड में ना पता है आपको क्या क्या बताया गया। देशांतर रेखा क्या ये बताया गया और देशांतर यामुत्तर क्या इसके बारे में बताया गया। और ये चीज पता चला कि जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसकी जो दूरी है ये कम होती जाएगी और ध्रुवों पर शून्य हो जाएगी और भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होती है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देख रखा है। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे दिया अक्षांश। अक्षांश के बारे में क्या बताया जा रहा है। समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामुत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामुत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। देखिए, अब ये चीज़ें बताना कठिन था, तो ये निर्धारित किया गया ना कि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच जहाँ पे ब्रिटिश राज की वेधशाला है, जैसे मान लीजिए ये ग्रीनविच रहा है ना, तो यहाँ से क्या किया गया, इधर से पूरब और पश्चिम, मतलब पूरब इधर और पश्चिम इधर, ये कैलकुलेशन किया जाना शुरू कर दिया गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यामुत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, जहां से हम 180 पूरब और 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। जो ग्रीनविच है इसका मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद 180 पूरब में जाते हैं और 180 पश्चिम में आते हैं। प्रमुख यामुत्तर तथा 180 यामुत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व तथा अक्षर और पूर्वी और पश्चिमी अक्षर का उपयोग किया जाता है। मतलब जो पूर्वी देशांतर है तो इसके लिए पूर्व लिखा जाता है और पश्चिमी देशांतर के लिए पश्चिम लिखा जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामुत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब जो 180 डिग्री पूर्व, क्योंकि ऐसे पृथ्वी गोल है तो जब वो घूम कर आएगा तो लास्ट में एक ही हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा, देखिए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली,
बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा ये कहाँ कहाँ से जाती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका ये दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद दिया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। देखिए अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों को समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा क्या है, हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो समान भागों में विभाजित करता है, उसी को विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा के भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ा होते हैं, अतः इसे बृहत वृत्त भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर अक्षांश समानांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती है। ये कठिन भाषा में लिखा गया, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। जो कल की क्लास अगर आपने देख रखी तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। जो विषुवत रेखा है मतलब भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर, ताप का अंतर बहुत कम है। कारण पता है क्या है? क्योंकि जैसे जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये देखिए, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पृथ्वी हो गया, ये कलर चेंज करते हैं, चलिए ये जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। सूर्य का ताप हमेशा इस क्षेत्र में पड़ता रहता है, हमेशा यहाँ पे मतलब सर्वाधिक होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे तापांतर बहुत कम होता है, मतलब सूर्य की किरण हमेशा लंबवत यहाँ पे गिरती रहती है, तो ताप का अंतर न के बराबर होता है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। अब देखिए आगे शायद इसे एक्सप्लेन भी किया गया, यहाँ पे लिखा है यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा में कुल 13 देशों से होकर गुजरता है, मतलब विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है कुल 13 देशों से गुजरता है। इसमें ब्राज़ील है, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोम एंड प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। ये जो क्षेत्र है इनमें गर्मी हमेशा बनी रहती है। आगे है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर रेखा गुजरते हैं। तो भूमध्य, कर्क और मकर तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है और दक्षिण अमेरिका से कौन कौन गुजरता है? भूमध्य और मकर। अब कर्क और मकर रेखा के बारे में बताया। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। पृथ्वी का अच्छे झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी का गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। देखिए 21 मार्च मैंने बताया था सूर्य यहाँ पे लंबवत होता है। 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। इस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून की स्थिति पर कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती वे इस प्रकार है। देखिए कर्क रेखा विश्व के बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, भारत, मिस्र, नाइजर, लीबिया, सऊदी अरब, चाड, ताइवान इन सब देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा विश्व के जिन देशों से गुजरती है उसका नाम है ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच, पॉलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया, ये सब है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएगा और धीरे धीरे हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे इन सब की। आगे अब दिन और रात की बात करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल में 2 प्रकार से गति करता है। एक घूर्णन गति, घूर्णन गति मतलब दैनिक गति, अपने अक्ष पे घूमता है, और दूसरा है परिक्रमण, परिक्रमण मतलब रिवॉल्यूशन, जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। देखिए घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना है और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय पूरब से होता है। एक चीज याद रखिएगा, सौरमंडल के जो 8 ग्रह इसमें से 2 ग्रह, एक शुक्र और एक अरुण, ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पृथ्वी का जस्ट उल्टा, अगर पता है वहां पे सूर्योदय देखा जाए तो पश्चिम से होगा, जिसने पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी, इसलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होते। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है, क्योंकि यहाँ जो इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। जो विषुवत रेखा है वहाँ पे हमेशा बराबर है, क्योंकि भाई इक्वल होगा। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक पड़ता है। देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर, देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में, देखिए ये पृथ्वी हो गया, अब ये 0 डिग्री हो गया, जहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, भारत यहीं पर है। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो भारत ये
यहाँ पे ऐसे मान लीजिए भारत है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए 21 मार्च से 23 सितंबर, देखो ये भारत में गर्मी का समय, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है 12 घंटे से ज्यादा तक पृथ्वी पर होता है। आगे दिया, अब जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह चीज उल्टा हो जाएगा। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक पड़ता है, अतः यहाँ दिन बड़ा और रात छोटा होता है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने हो जाती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक पड़ता है। जस्ट उल्टा, जब अपने यहाँ ठंडी पड़ने लगेगी तो वहां पे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगेगी। इसके बाद आगे जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे दिन की अवधि बढ़ती जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का भी दिन हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, अतः पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। इस परिक्रमण के कारण 4 अवस्थाएं आती है जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। संक्रांतियां वर्ष में 2 बार आती है, देखिए सॉलिस्टाइस वर्ष में 2 बार है, ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति। 20 या 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, है ना। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है, इस अवस्था को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। और शीत संक्रांति की बात करेंगे तो 21 से 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को शीत संक्रांति कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है और इस अवस्था को मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों अगर आपने पहले की क्लास देख के तब इसको देखा होगा तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।